जय हिंद व्यूवर्स। तो नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के होम साइंस विषय को लेकर के चलेंगे। होम साइंस विषय में हम लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें जो हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से जो मिलेगा वो है मल्टीपल चॉइस पीवीआई क्वेश्चन विथ डिस्क्राइब्ड आंसर, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका आंसर तो मिलेगा, इसके साथ साथ उस सारे प्रश्नों को पूरी तरह से समझा करके उसका हल मिलेगा आप लोग को। और ये जो क्वेश्चन जो आज हम लोग हल करने वाले हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका है हमारे होम साइंस की परीक्षा में। ओके, तो गृह विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो ये देखिए होम साइंस जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ गया। यहाँ देखिए ये होम साइंस लिखा हुआ है। समय होता है 3 घंटा 15 मिनट और यह टोटल 70 मार्क का ही होता है, क्योंकि इसमें 30 नंबर जो होता है हमको प्रैक्टिकल से मिलता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड अ का चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए आज का जो एग्ज़ाम है बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि इसमें जो है अब जो है 70 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और इन 70 क्वेश्चन में मात्र हमको जवाब देना है 35 क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, तो हम लोग जो है 35 में 35 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 35/35 अंक हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर दे सकते हैं। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे आज के 70 प्रश्नों के बारे में, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न जो है वो आता है जी। देखिए इसको चर्चा करने से पहले हम लोग एक चीज़ का और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 35 अंक जो हमको मिलने वाले हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो ये प्रत्येक जो प्रश्न जो है एक एक अंक हमको दे करके जाएगा। तो ये एक अंक जो होता है, जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम जब हम हल करते हैं, तो अगर इसमें हमारा सही हो जाता है तो 1 नंबर कोई हमसे नहीं काट सकता है, 1 नंबर हमको मिलना ही मिलना है। तो इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर करने के लिए हम लोग इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी होती है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 में। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। यानी कि देखिए भोजन जो दिया हुआ है ये भोजन के प्रकार है, जैसे कि प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, खनिज लवण युक्त भोजन और विटामिन युक्त भोजन। अगर इन सभी भोजनों में बात की जाए कि वह कौन सा भोजन है जो जल्दी से नष्ट होते हैं, खराब हो जाते हैं जीवाणुओं के माध्यम से, तो हमारा होता है वसायुक्त भोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। यानी कि यहाँ पर दिया है हमारा अतिसार, हैजा, पेचिश और इनमें से सभी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अतिसार, हैजा, पेचिश यानी कि तीनों के तीनों बीमारी जो है दूषित भोजन को खाने से होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। आंतरिक सजावट यानी कि आंतरिक सजावट कहने का मतलब है कि घर के अंदर की सजावट। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है बगीचे की सज्जा, छत की सज्जा, आसपास की सज्जा और कमरे की सज्जा। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं ये कमरे की सज्जा जो होती है ये घर के अंदर की सजावट होती है, इसको आंतरिक सज्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि लाल और पीले रंगों के संयोग से कौन सा रंग बनता है। यानी कि लाल और पीले दोनों रंगों को आपस में जब मिक्स किया जाता है तो एक नए रंग का निर्माण होता है, जिस रंग को हम लोग बोलते हैं नारंगी। तो नारंगी रंग बनता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5 नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। देखिए बैंकिंग प्रणाली से हटकर होना चाहिए वो नॉन बैंकिंग प्रणाली। तो हमारा ऑप्शन दिया है ए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बी भारतीय जीवन बीमा और सी जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सब क्या है नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें हम पैसा डाल सकते हैं और जब मर्जी तब यहाँ से हम पैसा निकासी नहीं कर सकते, इसलिए इसको नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। 6ठा प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। 6ठा जो है हमारा कह रहा है कि बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है, यानी कि वह कौन सा उत्पाद है जिसमें ISI का मार्क लगा हुआ होता है जो उसकी शुद्धता को बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, गैस चूल्हा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। ब्याज और लाभांश जो है पारिवारिक आय का वह क्या है, प्रत्यक्ष मौद्रिक आय है। चूँकि ब्याज और लाभांश जो होता है उस किसी परिवार का जो होता है उसको उसकी मुद्रा को बढ़ोतरी में सहायता करता है, उसकी मुद्रा को बढ़ाता है। अगला प्रश्न संख्या 9। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग निरोधी क्षमता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्त उत्पन्न हो जाता है। तो हो जाता है हमारा तांबा। और तांबा को ऐसा भी कहा जाता है कि तांबा के बर्तन में कभी भी खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। तो यह भी होगा, यानी कि तांबा के बर्तन में हम किसी भी भोज्य पदार्थ को ज़्यादा समय तक रखते हैं तो वह खराब होने की उसमें आशंका बढ़ जाती है, वो जल्दी से खराब हो जाता है। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि खाद्य आहारीय मिलावट क्या है। आहारीय मिलावट से आप क्या समझते हैं, क्या होता है। तो कह रहा है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, ये ऑप्शन नंबर ए। बी कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का विषैला होना, ये तो नहीं होगा। आहारीय मिलावट, जब किसी आहार में मिलावट की जाती है तो खाद्य पदार्थ जो है दूषित भी नहीं होता, विषैला भी नहीं होता, बस क्या होता है उसमें, तो उसमें जो होता है उसकी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर जो होता है वो नीचे गिर जाता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रसवोत्तर अवधि है। प्रसवोत्तर अवधि यानी प्रसव जो होता है, प्रसव होने के बाद कितने दिनों तक के अवधि को हम लोग प्रसवोत्तर अवधि कहते हैं। तो प्रसव से 45 दिनों तक की अवधि को प्रसवोत्तर अवधि के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में 13 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक रंग है। तो द्वितीयक रंग जो होता है वो हमारा हरा रंग जो होता है वह एक द्वितीयक रंग है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि वह कौन सा कीड़ा है जो कपड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो है कपड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला यह एक कीड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15। कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यह भी बहुत ही सिंपल सा सवाल हम लोगों के बीच आया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सिंपली सबको जानते हैं कि आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है। प्रश्न संख्या 16। निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि जो है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। यह क्या है, एक मास्टर ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुषों में पुरुषत्व का गुण आता है, यानी कि पुरुष जो होते हैं किस हार्मोन का स्राव करते हैं जिसके कारण उसके अंदर पुरुषत्व का गुण जो आता है वो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। तो इसका हो जाएगा गर्भाशय में नहीं होगा, शुक्राशय में नहीं होगा, अंडाशय में नहीं होगा, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की और। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। जो भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन से हमको किस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि भोजन जो होता है जब तक हम भोजन नहीं किए हुए रहते हैं तब तक हम बेचैन रहते हैं, और जैसे ही भोजन कर लेते हैं हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, यानी कि भोजन हमको संतुष्टि प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 20। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है, यानी कि ऊर्जा जिससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो तो होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। जब हम दूषित जल को पीते हैं तो हमको पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस रोग हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न संख्या 22। किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, यानी कि वह कौन सा कपड़ा है जिसको स्टार्च किया जाता है। तो हमारा ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी, सूती के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। देखिए,
मानव की जो मूल आवश्यकता नहीं है, भोजन तो मानव की मूल आवश्यकता है, वस्त्र भी है और आवास भी है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए जो है कह रहा है कि मनोरंजन, यानी कि मनोरंजन जो है मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनोरंजन अगर मानव नहीं भी करेगा तभी वह आसानी से रह सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि विटामिन सी जो होती है प्रचुर मात्रा में नींबू में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विटामिन ए घुलनशील है, यानी विटामिन ए कहाँ घुलता है? तो विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील है, वसा में वो तेज़ी से घुल जाता है। अगला क्वेश्चन, एड्स कैसे फैलता है? देखिए एड्स जो है एक बीमारी है, वो कैसे फैलता है? तो एड्स जो होता है वो संक्रमित सुइयों से फैलता है। अगला प्रश्न संख्या 27 में आते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है कि पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य होता है? जब पौधा जो होता है, पौधा का हम लोग बीज भी खा सकते हैं, पत्ते भी खाते हैं और फूल भी खाते हैं, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा, यानी कि पौधों के बीज, पत्ते और फूल तीनों चीज़ों को हम लोग खा सकते हैं, वो खाने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 28, अरे कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर 4 कथन हमारे सामने दिया है। पहला कथन पढ़ते हैं, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक ऑप्शन जो है गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीनी चाहिए, ये भी राइट है। और तीसरा चीज़ जो है सी नंबर जो है कह रहा है कि शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ये गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट होगा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो होगा कि शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन से ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? तो सामान्य स्रोत की बात करें, देखिए लाउड स्पीकर भी है स्रोत, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत लाउड स्पीकर भी है, पटाखा भी है, यातायात, सड़क यातायात भी है, मकान निर्माण भी है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की? तो सामान्य स्रोत क्या है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाउड स्पीकर। आते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 30 की चर्चा करते हैं। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? यानी कि घरों में जो वायु प्रदूषण होते हैं वो किसके कारण से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के द्वारा, बी मच्छर मारक द्वारा, सी तंबाकू धूम्रपान द्वारा और डी इनमें से सभी। यानी कि घरों में अगर वायु प्रदूषण की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि तीनों के माध्यम से हमारे घरेलू वायु प्रदूषण का कारण होता है ये सब। आते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 31 में, निम्न में वे किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती? यानी कि विशिष्ट परिधान मतलब कि विशेष प्रकार की वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, नए नए चमकदार कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। किस अवसर पे? तो विवाह में तो होती है, मृत्यु में नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। जन्म में भी लोग पहन के जाते हैं कपड़े और पार्टी में भी लोग कपड़े अच्छे अच्छे पहन के जाते हैं, लेकिन मृत्यु जब किसी की होती है तो विशिष्ट परिधान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आते हैं अगले क्वेश्चन संख्या 32 पर, निम्न में से कौन सा खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो खाद्य संरक्षण मतलब कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि खाद्य का सड़ने से बचाव, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वाद बरकरार, इनमें से सभी। तो हमारा इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि तीनों ऑप्शन सही होंगे खाद्य संरक्षण के लाभ के लिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 33, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, शुद्ध जल होता है, तो वैसा जल जो शुद्ध होता है उसमें कोई रंग नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, यानी कि डी नंबर जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन भी होता है। 35वां प्रश्न, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है? अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित जो रोग है वो क्या है? मधुमेह, ये जो जिसको हम लोग चीनी, शुगर या डायबिटीज़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसी को वही जो है मधुमेह जो है अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आम रोग है जो हर किसी को अक्सर हो जाता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 36, विनियोग के साधन क्या है? तो विनियोग यानी कि
पैसों को निकालना और जमा करना का साधन क्या है? तो बैंक, डाकघर, बाजार और डी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि बैंक में हम लोग पैसों का विनियोग कर सकते हैं और डाकघर में भी हम लोग पैसों का विनियोग कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? कुपोषण का कारण क्या है? तो निर्धनता, यह भी सही है। पौष्टिक भोजन की कमी, यही सही है। अज्ञानता, यह भी सही है। इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। इनमें से सभी जो है कुपोषण का कारण है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 38। कृषि संबंधित उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह क्या है? तो कृषि संबंधी उत्पाद के बारे में बात हो रही है। तो कृषि संबंधी जितने भी उत्पाद होते हैं उनका जो है मानक चिन्ह जो है भारत सरकार द्वारा जो मिला हुआ है वो है एग मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और आसान सा क्वेश्चन। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये तो हर कोई जानता है कि सूर्य की रोशनी से जो है विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न 40। पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? जब हम अपने परिवार के जो भी साधन होते हैं उनका सदुपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते, तो यह हमारा गृह प्रबंधन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक द्वारा जो प्रदूषण होता है वो होता है भूमि प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे जो दिया है गलत है। ओके, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 42 में। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग की श्रेणी में हमारा ये लाल रंग आता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, सिरका होता है, सिरका कैसा होता है? तो सिरका जो होता है वो अम्लीय अभिकारक होता है, यानी कि सिरका जो होता है वो खट्टा पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 44 क्वेश्चन नंबर, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है किसके लिए? विकासात्मक मनोविज्ञान जो होता है वो बच्चों के लिए लाभदायक है, तो बिल्कुल सही है। शिक्षक के लिए लाभदायक, ये भी सही है। अभिभावक के लिए लाभदायक, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी के लिए ये जरूरी होता है। कौन? तो विकासात्मक मनोविज्ञान। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि जंग का धब्बा है, जंग के माध्यम से जो धब्बा लगता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है खनिज धब्बा, यानी कि खनिज पदार्थों में जो होते हैं, जो धातु होते हैं, धातुओं में जंग लगते हैं। तो खनिज पदार्थ में जो होता है जंग लगता है, तो जंग किस चीज़ का है? तो कैसा धब्बा है? तो वो खनिज धब्बा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 46, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? यानी कि भारतीय शिशु जो है उसकी औसत जन्म ऊंचाई कितनी होती है? तो ये बहुत ही साधारण आंसर है, ये 50 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? तो ऊंचाई का भ्रम कौन सा रेखा? तो खड़ी रेखा। बहुत ही साधारण सा सवाल पूछ रहा है होम साइंस की इस परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो शारीरिक विकास जो होती है सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में होती है? तो होता है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 49, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल। प्राथमिक रंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? परिधान के उपयोग के बाद जो होती है हवा देना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बों को छुड़ाने की विधि नहीं है? तो वस्त्र में जो दाग धब्बे लगते हैं किस विधि से नहीं छुड़ाए जाते हैं? तो होता है भौतिक विधि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 52, निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित होती है? यानी कि खाद्य पदार्थ जो है या फिर किसी भी प्रकार के पदार्थ है उनमें मिलावट को रोकना है, तो कौन सी विधि कौन सा अपेक्षित है? तो देखिए, खाद्य निरीक्षक, ये भी सही है। आम आदमी, ये भी सही है। खाद्य मिश्रण निवारण अधिनियम, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा खिड़की और दरवाजे, इसको हम लोग प्रतिदिन साफ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो कपड़ों को सुखाने के लिए उसको क्या किया जाता है? धूप और हवा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है कहाँ?
तो दुकानों में नहीं की जाती है, सार्वजनिक सुविधा में नहीं की जाती है, कार्यालय में नहीं की जाती है, सॉरी आंतरिक सजा नहीं की जाती है, कहाँ, तो कार्यालय में नहीं की जाती। दुकान भी लोग सजाते हैं, घर भी सजाते हैं और अपने ऑफिस को भी सजाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 56 में। नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती है? तो जो नमी युक्त वस्त्र होते हैं, जो गीले वस्त्र होते हैं, उसमें फफूंदी और खमीर दोनों लग जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 57। किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि विटामिन डी के कमी से जो होती है हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हमें रिकेटस बीमारी हो जाता है, और ख़ास करके जो बच्चे होते हैं, बच्चों की अंगों की जो अस्थियां हैं वो मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रश्न संख्या 58। शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित है? जो शिशु हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कैसे वस्त्र चाहिए? तो आकर्षक और कम महंगे वस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आकर्षक कपड़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, भले ही उसकी कीमत का कितनी भी कम क्यों नहीं हो, कीमत से उसको कोई मतलब नहीं होता, बस वो कपड़ा कैसा होना चाहिए? तो कपड़ा जो है आकर्षक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 59। मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो मानकीकरण चिन्ह देने का जो कार्य होता है उसको भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा परमिशन मिलती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 60वां प्रश्न। देखिए, प्रश्न को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, चूँकि वीडियो हम लोग का लंबा हो जाता है और हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो कम से कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का हल कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास हम लोग करते हैं। ओके, निम्न में से अगला क्वेश्चन 60 नंबर, निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? अगर जीवन बीमा हम कराते हैं तो इससे हमको क्या क्या लाभ मिलता है? तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा कह रहा है कि जोखिम कवरेज, यानी कि हमको हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमको इससे सुविधा मिलती है। ऋण सुविधा, यहाँ से हमको ऋण भी मिलती है, कर का लाभ भी मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न संख्या 61। बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों को अगर सुयोग्य बनाना है तो सुयोग्य बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? तो उचित निर्देशन की ज़रूरत होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? तो ऑप्शन नंबर ए सिल्क, ये सिल्क मतलब होता है कि रेशम, तो रेशम, पॉलिस्टर, नायलॉन और विस्कॉस। तो देखिए, सिल्क जो है वह एक प्राकृतिक रेशा है, क्यों? क्योंकि सिल्क जो होता है वो रेशमी कीट से प्राप्त होता है, बाकी पॉलिस्टर, विस्कॉस, नायलॉन ये सब क्या है? ये सब संश्लेषित रेशे हैं। अगला प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। कह रहा है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? जल प्रदूषण जो होता है किन कारणों से ज़्यादा मात्रा में होता है? तो कह रहा है कि वनारोपण, पेड़ पौधों के लगाने से, ये तो बिल्कुल गलत है। तेल रिफाइनरी, ये हमारा सही है। और कागज़ कारखाना, ये भी सही है, क्योंकि ये जो तेल रिफाइनरी और कागज़ का जो कारखाना है, इन दोनों से क्या होता है? अधिक से अधिक मात्रा में वैसे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो जल को दूषित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा, हमारा ये ऑप्शन आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? तो वानस्पतिक यानी कि पेड़ पौधे से जो दाग धब्बे लगते हैं उसको बोरेक्स के माध्यम से, वाशिंग सोडा के माध्यम से या अमोनिया, तीनों के माध्यम से निकाला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप जो होता है वो होता है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? विकास को प्रभावित नहीं करने वाला तत्व कौन है? तो देखिए, इसमें कह रहा है कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि रोग एवं चोट, पोषण, वातावरण और धन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर रोग या चोट होगा तो हमारा जो है उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा धन की खपत हो जाएगी, यानी कि हमारा विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा।
पोषण यानी कि अपने पोषण की बढ़ोतरी करनी है तो इसमें भी क्या होता है, धन की व्यय होती है। या वातावरण को ठीक ठाक रखना है तो इसमें भी धन की ज़रूरत होती है, यानी कि धन जो होता है इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गर्भाशय की कठिनाई है? देखिए गर्भाशय की कठिनाई क्या चीज़ है, तो कह रहा है गर्भपात, अपरिपक्व जन्म और गर्भकालीन विषाक्तता, इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन जो पिछला बार पूछा हुआ था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो क्षय रोग से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो माँ के स्तन से जो दूध निकलता है, पीला जो दूध निकलता है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रम कहा जाता है। बहुत बढ़िया VVI क्वेश्चन है यह। ओके, तो आज हम लोगों ने इस होम साइंस का 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं कि आप लोग जो हैं इस वीडियो को देख करके आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो लास्टली मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो आप लोग एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे 2 बार 3 बार 4 बार जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मेरा जो वीडियो है उन सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। और लास्टली आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जय हिंद दोस्तों।